नमस्कार साथियों, मैं प्रेम स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल डिस्कशन बाय प्रेम पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज उसकी वीडियो की शुरुआत आप थंबनेल पर देख चुके होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना लेट किए हुए, बिना देर किए हुए। तो दोस्तों, 1 जनवरी 2024 जब सारी दुनिया जश्न मना रही थी नए साल की, तभी आया जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप। A 7.6 magnitude earthquake struck Japan on the 1st of January. Buildings collapsed, trains shook violently. This footage captures the exact moment the earthquake hit. In Nagano, you can see the quake jolting snow from buildings. You have items inside a convenience store shaking. This is a subway station in the Ishikawa prefecture. There were at least 21 aftershocks. A tsunami alert was issued across the coast of Japan. This eyewitness video shows the moment high waves hit Japan. The quake's effects were felt beyond Japan's borders. South Korea's Met Agency warned of possible tsunami waves hitting its eastern coast. While Russia issued tsunami warnings in the far eastern port cities of Vladivostok and Nakhodka, Japan has historically been prone to earthquakes. The country sits on the Pacific ये Rim. एकलौता तूफान नहीं था। ये एक एकलौता तूफान नहीं था। इसके साथ टोटल 155 अर्थक्वेक्स देखने को मिले। ये एक एकलौता तूफान नहीं था, इसके साथ कई सारे छोटे बड़े तूफान। दोस्तों, ये अर्थक्वेक्स जापान के वेस्ट कोस्ट पर जापान के मिशन ऑर्बिटल कंपनी ने वार्निंग सुनामी की वार्निंग दी, लेकिन ये सुनामी का वार्निंग देने का समय बहुत कम था। ये सुनामी बहुत बड़ी आगाज करती है। जापान की एजेंसी मिशन ऑर्बिटल एजेंसी वार्निंग भी दी। हालांकि इस वार्निंग के बाद भी काफ़ी एक्सटेंशियल डैमेज देखने को मिले। इसमें डबल एवं दर्जनों बहुत सारी बिल्डिंगें तबाह हो गई। आग की लपटों में बहुत सारी बिल्डिंग से तबाह हो गई। और 2 जनवरी 2024 को लगभग 55 लोग मारे जा चुके हैं। इस सुनामी में तहत अलग ये दूसरे देशों में आता तो हज़ारों लोग मारे जाते। हालांकि इसमें 100 से भी कम पॉइंट्स मिले हैं मर जाने के। 100 से पॉइंट कम है, यानी कि 92 लोग मारे जा चुके हैं इस सुनामी के अंतर्गत। जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो हैं फूमियो किशिदा जी ने बताया कि ये बैटल अगेंस्ट टाइम है, इसे रेस्क्यू किया जा रहा है और ये रेस्क्यू सफल हो सकता है। उसके बाद ही 2 जनवरी को जापान एयरलाइंस पर जापान कोस्ट गार्ड की जहाज़ इस हादसे को मदद के लिए तैयार हो रही थी। तभी जापान एयरलाइंस और कोस्ट गार्ड की जहाज़ में टकरा जाती है और ये भीषण आग की लपटों में दबोच ली जाती है। इस कोस्ट गार्ड जहाज़ की 6 क्रू मेंबर मारे जाते हैं और 29 वर्षीय कैप्टन निकलकर बच जाते हैं। यहाँ पर हमारा 2 प्रश्न उठता है, ये जापानीज में ही देखने को क्यों मिलते हैं? इतने अर्थक्वेक्स जापानीज में ही क्यों देखने को मिलते हैं? और हमारा दूसरा प्रश्न है, जापान इन डिजास्टरों से कैसे लड़ पाता है, कैसे इसे मात दे पाता है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं क्या है ये अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं। चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। हाल ही में इस आए हुए अर्थक्वेक्स को जापान सी ऑफ जापान 2024 या नोटो पेनिनसुला का नाम दिया गया है। कोई भी स्थान जो 3 तरह से पानी से घिरा हो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। और सी ऑफ जापान इस पेनिनसुला से लगभग 500 किलोमीटर से सी ऑफ जापान 500 किलोमीटर दूर है। फिर भी यहाँ इस माहौल को फील किया गया, इस आपत्ति को फील किया गया। अब हमारा सवाल ये है
हमारा सवाल ये है कि जापानीज में ही ये क्यों अर्थक्वेक्स इतने देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं नक्शे पर। इसका जवाब भी नक्शे में छुपा है। यह दुनिया की 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का नक्शा है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है? ये धरती की आउटर मोस्ट लेयर से है, जो क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनी होती है। धरती के कोर में मौजूद जो हीट जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट निकलते हैं, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे हिलती रहती है। तो ये 16 टेक्टोनिक प्लेट हैं जो धीरे धीरे मूव करती रहती है। जब एक दूसरे से टकराती है तो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो जो भी देश इस अर्थक्वेक्स बाउंड्री पर, टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्री पर लाया करते हैं, वहाँ ये अर्थक्वेक्स ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जापान एक ऐसे स्थान पर सिचुएटेड है जिस स्थान पर 4 प्लेटें एक दूसरे से मिल रही है। तो ये 4 प्लेटें फिलीपींस प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट्स और एक है अमेरिकन प्लेट्स। इन प्लेटों का एक दूसरे से टकराना, एक दूसरे से मिलना, यही अर्थक्वेक्स का कारण बनता है। इनमें पैसिफिक प्लेट्स, इसमें टेक्टोनिक प्लेटों की एक्टिविटी जो है ज़्यादातर देखने को मिलती रहती है। इसकी ही बाउंड्री को हम रिंग्स ऑफ फायर यानी पैसिफिक प्लेट्स रिंग्स ऑफ फायर इसे कहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी टेक्टोनिक प्लेट्स की यही होती है। यहाँ तक कि कुछ देशों तक ये पूरी अप्लीकेबल है। जो भी देश इनकी बाउंड्री पर अप्लीकेबल या उनकी बाउंड्री पर हैं, लाया करते हैं, वहाँ ज़्यादातर अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। ऐसा जैसा कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स, जो नेपाल के बॉर्डर से, नेपाल के प्लेट से घिसती है, रगड़ करती है और एक दूसरे से मिलती रहती है। वहाँ नेपाल में ज़्यादातर इसलिए भूकंप देखने को मिलते हैं, अर्थक्वेक्स। जब ये प्लेट टकराती है तो इनके मेन बेस पर एक बाउंड्री बन जाती है, जैसा कि कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जहां 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे के नीचे घुस जाती है, या फिर डिवर्जेंट बाउंड्रीज, जो 2 प्लेटों एक साथ एक दूसरे से अलग होती है वहां पे, या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जहां 2 प्लेटें एक दूसरे से मूव करती है। इसमें कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज सबसे खतरनाक है, क्योंकि पैसिफिक प्लेट्स के ये कन्वर्जेंट बाउंड्री हैं। उसमें भी एक पावरफुल है सबडक्शन जोन, जिसमें एक दूसरे से प्लेट्स टकराती है और एक दूसरे से नीचे घुस जाती है तो वो मेंटल की तरफ चली जाती है। ऐसा कब होता है? जब दोनों प्लेटों के नीचे जाने पर एक गड्ढा सा बन जाता है, जिसे ट्रेंच कहते हैं। समुद्र के सबसे गहरे हिस्से को हम ट्रेंच कहते हैं, और ये हमारे आसपास समुद्र के अपेक्षा ये 3 से 4 किलोमीटर नीचे होते हैं। धरती के जो डेप्थ पॉइंट है वो मारियाना ट्रेंच है, जो 10.9 किलोमीटर तक है। मारियाना ट्रेंच के भीतर जो डीपेस्ट पॉइंट है, वहीं हमारा समुद्र का सबसे डेप्थ पॉइंट है। हालांकि ये बातें आपने बहुत सुनी होगी, बस एक बात आपने नहीं सुनी होगी, और वो है जापान के बगल में ट्रेंच, और सबसे बड़ा जापान का ट्रेंच, जिसे जापान ट्रेंच कहते हैं। यहाँ भी लगभग 8.4 किलोमीटर डीप है। देश में बहुत सारे कम देश हैं, समुद्र के नीचे किनारे बसे हुए बहुत कम देश हैं जो ऐसे लोकेटेड सिचुएटेड पर शामिल हैं। ये दिखाता है कि समुद्र में कितने डीप कैसे कैसे हैं। जैसे कि जो लाइट एरिया है वो कम डीप पॉइंट है, या कम, आसान भाषा में बोले तो जितने लाइट एरिया दिख रहे हैं वो कम मात्रा में गहरे हैं, और जितने डार्क हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं। जैसे कि इंडियन कोस्ट लाइन
अफ्रीका कोस्टलाइन, इसमें ज़्यादातर लाइट्स कलर मौजूद हैं, तो ये कम गहरे हैं। लेकिन जब जापान को जूम करके देखें तो इसके बगल में जो ट्रेंच है ये बहुत गहरे डार्क है, यानी कि ये बहुत गहरे हैं। यही है जापान ट्रेंच, जहाँ से गुजरती है पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर टेक्टोनिक प्लेट्स के माध्यम से ये ज़्यादातर अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ सबसे बड़ा समुद्र है, बहुत सारा बड़ा समुद्र है, जहाँ वोल्केनोज भी काफ़ी संख्या में दिखाई देते हैं और इसी वजह से सुनामी देखने को मिलते हैं। और वो है जापान का कोस्ट लाइन जो ट्रेंच से काफ़ी करीब है। इतना करीब होने के कारण ही वार्निंग का भी समय बहुत कम मिलता है। इसी के वजह से इतना खतरों में जापान रहा है। हालांकि ये जापान सुनामी कंट्रोल और से आपदाओं का झेलने में इतना सक्षम हो पाता है, इसीलिए यह शायद आगे है, सबसे आगे। जो सुनामी का शब्द है उस सुनामी का शब्द जो है और जापानीज भाषा से ही लिया गया है। सु का अर्थ है हार्बर और नामी का अर्थ है वेव, यानी हार्बर यानी बंदरगाह। दुनिया में 90% अर्थक्वेक्स पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर में ही होते हैं और 70% अर्थक्वेक्स वोल्केनोज में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जियोग्राफी है कुछ ऐसा ही है जिसे खतरों में घिरा रहता है और शायद इसीलिए यह खतरों का खिलाड़ी भी कहा जा सकता है और ये बहुत ही कंट्रोल वर्ड्स कर सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।